नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। नीट सॉल्वर गैंग की साजिश के एक से एक राज खुल रहे हैं। यूपी से बिहार तक छापेमारी हो रही है। गिरफ्तारियों का दौर जारी है। गिरोह के मास्टरमाइंड पीके की पहचान हो गई है। पटना के पाटलिपुत्रा में रहने वाले मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। इस मामले में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। शिकंजे में सॉल्वर गैंग के शातिर, अब तक 6 अपराधी गिरफ्तार। पीके के प्लान के और कितने किरदार? क्या है मास्टरमाइंड पीके का असली नाम? सॉल्वर गैंग के खुलासे के बाद एक एक कर कड़ियां जुड़ने लगी हैं। यूपी से लेकर बिहार तक गिरफ्तारियों का दौर जारी है। खुलासे के बाद से अब तक 6 आरोपी पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। एक तरफ जहां यूपी में क्राइम ब्रांच और सारनाथ पुलिस की टीम वहां कार्रवाई लगातार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी यूपी से पुलिस टीम आई है और यहां पर आर्थिक अपराध इकाई और पटना पुलिस के सहयोग से एक्शन लगातार जारी है। इस पूरे मामले में जो सॉल्वर गैंग है उसके 2 महत्वपूर्ण जो सदस्य हैं, विकास महतो और फोटोशॉपर राजू, उनको बनारस से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में से विकास खगड़िया और राजू जहानाबाद का रहने वाला है। इनके पास से कई अहम दस्तावेज मिले हैं, जिनमें फोटोग्राफ, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल, लैपटॉप सहित कई चीजें शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि मास्टरमाइंड पीके की पहचान भी हो चुकी है। जानकारी में खुलासा हुआ है कि छपरा का रहने वाला पीके पटना के पाटलिपुत्र में रहता है और उसका असली नाम नीलेश सिंह है। इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है पीके, उसके बारे में अहम जानकारी ये दी है कि जो पीके है वह मूल रूप से पटना में पाटलिपुत्र कॉलोनी इलाके में रहता है और इसी जानकारी पर पटना में भी छापेमारी की गई थी। पटना पुलिस आर्थिक अपराध इकाई यूनिट और इसके अलावा यूपी की पुलिस ने छापेमारी की थी। हालांकि फिलहाल वह फरार बताया जाता है, लेकिन उसके बारे में यह जानकारी मिली है कि वह मूल रूप से छपरा जिले का रहने वाला है। 6 गिरफ्तारी और पीके की पहचान के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती पीके को गिरफ्तार करना है, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जो फर्जी तरीके से लोगों को शिकंजे में फंसाता था। उम्मीद है कि पीके जल्द ही पुलिस के हाथ होगा, जिससे इस गैंग के अपराध की गहराई कितनी है इसका पूरी तरह से खुलासा हो सके। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जमुई में धर्म की आड़ में इलाज के नाम पर महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नगर थाना इलाके में एक मजार पर इलाज कराने आई एक महिला ने मजार के कातिब पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। दुष्कर्म के इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कातिब को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित महिला मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली है। 24 साल की पीड़ित ने बताया कि अपनी बीमारी के इलाज के लिए 15 दिन से उगनीचक मजार पर रह रही थी, जहां झाड़ फूंक के नाम पर उसे और 2 महिलाओं को जंगल ले जाया गया, जहां से 2 महिलाएं किसी तरह से भागने में सफल रहीं, लेकिन उसके साथ कातिब ने गलत किया। महिला ने गुहार लगाई है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मजार के जिस कातिब पर दुष्कर्म का आरोप लगा है वो 25 साल पहले धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बना था। हम दुआ तावीज करते हैं सर, सबको झाड़ फूक जो होता है, कष्ट पीड़ा, बहुत लोग ठीक हुए हैं। आप जो हमको लिखा हुआ था हुआ, हम क्या कह सकते हैं। क्या हुआ? अब क्या कर लिए? हमारे साथ कोई अगर गुनाह हो गया है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। पुलिस को आज सुबह संज्ञान में एक मामला आया था कि एक पुजारी जो है तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं, उनके द्वारा एक महिला के साथ जो है अनाचार किया गया है। पुजारी को गिरफ्तार किया गया है। आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। वैशाली में एक स्कूली छात्रा के साथ बदमाशों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। 10वीं की छात्रा को पहले अगवा किया गया, फिर उसके साथ गैंगरेप किया गया। हवस के दरिंदों ने छात्रा का खून भी कर दिया। लड़की का शव पानी में डूबा हुआ मिला है।
वारदात के 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। जिले से लेकर इलाके के लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वैशाली की बेटी से हैवानियत की हद। गैंगरेप के बाद दरिंदों ने किया मर्डर। पांच दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। न्याय के लिए सड़क पर उतरे लोग। वो अपने पिता की बेटी नहीं, बेटा बनकर रहती थी। अपने भाइयों से ज्यादा मेहनत पढ़ाई में करती ताकि कोई उसे बेटे से कम ना समझे। अपने पिता की वो अफसर बिटिया बनना चाहती थी, लेकिन 14 सितंबर को अपने घर से 10वीं की छात्रा कोचिंग के लिए जो निकली तो फिर लौटकर नहीं आई। दूसरे दिन सुबह उसके घर से थोड़ी ही दूर पर एक तालाब से 14 साल की बच्ची का शव तैरता हुआ मिला। फौरन पुलिस को सूचित किया गया और जांच भी शुरू हुई, लेकिन वारदात के 5 दिन बाद भी आरोपी दरिंदों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज लोग सड़क पर उतर आए हैं। रवैया है पुलिस की वह काफी संदेहास्पद है, क्योंकि अभी तक जो सबके साथ साइकिल और बैग की बरामदगी नहीं की गई है, इसीलिए हम लोगों में आक्रोश भी है। आपराधिक क्यों नहीं पड़ेगा? तो हमारे जुडिक्शन की चीज है। मैं तो अपने जुडिक्शन में देख रहा हूँ। लोग आक्रोशित हैं, लोगों को शांत कैसे कराएंगे? शांत करें, समझा रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन आक्रोश लोगों में कार्रवाई को लेकर भी है। वैशाली समस्तीपुर जिले की सीमा पर स्थित इस गांव में कलेजे पर पत्थर रखकर पीड़ित पिता अपनी बिटिया का अंतिम संस्कार की रस्में पूरी कर रहे हैं, लेकिन गांव पहुंची न्यूज़ 18 के जरिए अपनी पीड़ा भी साझा कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? एक भय का वातावरण बन गया है और अंदर में डर बैठ गया है बच्चियों का। सवाल एक मेरी बेटी के चले जाने से खत्म नहीं हो जाता है, ये डर खत्म हो हर बेटी के दिल से। ये व्यवस्था अपेक्षा करते हैं हम सरकार प्रशासन दोनों से। 10वीं में पढ़ाई करने वाली वो बेटी अगले साल मैट्रिक की परीक्षा देने वाली थी, लेकिन मेधावी छात्रा हैवानों की शिकार हो। गांव के युवा इस वारदात से बेहद खफा है और पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की अपील कर रहे हैं। जहां हम लोग भारत देश में बेटी को लक्ष्मी सरस्वती की तरह पूजते हैं, वैसे समाज में किसी बेटी के साथ अगर दुर्दांत अपराधी रावण के वंशज उनको हम कहेंगे ऐसे घिनौने काम किए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को शक के आधार पर हिरासत में लिया है। तीनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को शक है कि घटना में गांव के ही मंचलों का हाथ है, जिसने अपनी पहचान छुपाने के लिए उसकी हत्या कर दी। इस पूरे मामले की वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करने के लिए फॉरेंसिक की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। स्थानीय लोगों के आक्रोश की वजह छात्रा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बताया जा रहा है, जिसमें मृत छात्रा के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि जिले के एसपी इस बात को न्यूज़ 18 के कैमरे पर बोलने से बचते रहे। कब तक पुलिस हत्या की अनसुलझी गुत्थी सुलझा पाती है, कब तक दरिंदों को दबोच पाती है, इसका इंतजार पीड़ित परिवार को है। न्यूज़ 18 के लिए जंदाहा वैशाली से अमित कुमार की रिपोर्ट। और अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामला विभूतिपुर थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक 10वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा अपने दोस्त के साथ शुक्रवार को देर शाम साइकिल से घर लौट रही थी। उसी दौरान 4 युवकों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। छात्रा घर के लोगों को बैंक जाने की बात कहकर घर से निकली थी और देर शाम वहां अपने दोस्त के साथ एक ही साइकिल से घर लौट रही थी। सिंगिया घाट पुल पार करने के बाद 4 युवकों ने उसे घेर लिया और उसके साथ जो उसका दोस्त था उस युवक को बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। विभूतिपुर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। शिक्षक बहाली के विज्ञापन में बदलाव के खिलाफ एसटीईटी पास मेरिटधारी परीक्षार्थियों ने 2 अक्टूबर से भूख हड़ताल का ऐलान किया है।
अभ्यर्थियों ने कहा कि विज्ञापन में बदलाव कर मेरिटधारियों से धोखा किया जा रहा है। उनका सवाल है कि जब सीट 37,000 हैं और आवेदन करने वाले 87,000, तो फिर नौकरी कैसे होगी? वर्ष 2019 में एस्टेट परीक्षा और 2021 में रिजल्ट, अब बहाली का इंतजार। ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। जो अभ्यर्थी हैं लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि शिक्षक बहाली का रास्ता साफ होगा। राज्य में छठे चरण की जो बहाली प्रक्रिया है अब तक पूरी नहीं हुई है और 7वें चरण वाले इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में जो एस्टेट मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उन्होंने अब साफ तौर से अल्टीमेटम दे दिया है कि आगामी 2 अक्टूबर से राज्य भर के एस्टेट अभ्यर्थी जो मेरिट वाले हैं वो भूख हड़ताल पर जाएंगे। अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया है। ये एस्टेट 2019 का मसला, 19 में विज्ञापन आया था महोदय, और उसके बाद हमने विज्ञापन के आधार पर फॉर्म भरा था। उसमें चयन प्रक्रिया वर्णन था स्पष्ट रूप से। उसके आधार पर फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देते हैं महोदय, 400 किलोमीटर दूर जाकर परीक्षा देते हैं और अंत में जाकर 21 जून 2021 को रिजल्ट आता है। 30,675 बिहार के इतिहास में सबसे विद्वान अभ्यर्थियों सफल हो जाते हैं महोदय, और उसके बाद 5 दिन बाद रिजल्ट को खत्म कर दिया जाता है। नॉट मेरिट के साथ मिला करके कहा जाता है, चयन प्रक्रिया को टेम्पर्ड किया जाता है। कहा जाता है कि जाइए नियोजन इकाई। नियोजन इकाई में क्या होता है? सरकार कहती है 7वें चरण में बहाली होगी। क्या लग रहा है कि अब विलंब हो रहा है? महोदय, छठा और 7वें चरण का सवाल नहीं है, सवाल चयन की प्रक्रिया का है। 2 अक्टूबर से हम लोगों का हंगर स्ट्राइक चालू होने जा रहा है और इस आंदोलन को सफल बनाएं और नोटिफिकेशन के आधार पर इस बहाली को कराया जाए, क्योंकि सरकार नोटिफिकेशन को कैंसिल करके मेरिट और नॉट मेरिट को एक कर दी है। नुकसान ये है कि हम लोग मेरिट वाले मेहनत करके आए हैं और वो लोग मतलब जबरदस्ती घुसना चाह रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग मेहनत करके आए तो हम लोग का ना मेहनत सवारत लगना चाहिए। वो लोग क्यों आएंगे? चेंज करना, इस शिक्षा मंत्री खुद अनुपंखा पे हैं, तो सब शिक्षक को ही अनुकंपा ही खोज रहे हैं। भ्रष्ट मंत्री हैं, चौपट नारायण हैं। और हम मेरिट वाले को बहाली कीजिए जो 30,675 विद्यार्थी हैं, क्योंकि आप जो है नॉन मेरिट और मेरिट एक करने की बात करते हैं। ये भारत के किस संविधान, किस आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है? 33,000 सीटों पर बहाली होनी है और नॉन मेरिट मिलाकर 80,000 अभ्यर्थी हो रहे हैं। ऐसे में अब डर इस बात की है जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं वो कहीं बहाली से बाहर ना हो जाएं। यही वजह है कि लगातार ये लोग सरकार से मांग करते रहे। सरकार ने जब आश्वासन नहीं दिया तो ये लोग अब फिर से 2 अक्टूबर से हंगर स्ट्राइक पर जा रहे हैं और साफ तौर से कह रहे हैं जब तक मांगे पूरी नहीं होती है हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जेडीयू को 2005 वाली स्थिति में लाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बैठक की, जिसमें इस बात पर चर्चा हुई कि विधानसभा चुनाव में उम्मीद से कम सीट क्यों मिली। साथ ही आगे आने वाले चुनाव पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि आगे भी नेताओं से बातचीत कर पार्टी को मजबूत किया जाएगा। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, संगठन को कैसे धारदार बनाया जाए, संगठन में कैसे समर्पित जनता दल यूनाइटेड पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता किस तरह काम करे, उसके बारे में सभी जो हमारे विधायक हैं, साथी जो प्रत्याशी रहे हैं, उन सब लोगों से राय परामर्श ले रहे थे और सबों से राय परामर्श लिया गया है। अब पार्टी के नेताओं से विचार विमर्श करके उस संबंध में कोई निर्णय लिया जाए। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने जो नया सिलेबस जारी किया है उसमें छात्रों को रामचरितमानस से जुड़े आदर्शों को पढ़ाया जाएगा। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने इशारों में बिहार में भी सिलेबस में राम की जीवनी को शामिल करने की मांग शुरू कर दी है। तर्क यह है कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं और अगर छात्रों को उनके बारे में पढ़ाया जाता है तो हर्ज क्या है। हालांकि सहयोगी जेडीयू ने दूसरे राज्य का मामला बताते हुए इससे किनारा कर लिया तो एआईएमआईएम नेता अख्तरुल ईमान ने कहा कि रामचरितमानस की पढ़ाई हो इससे ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर धर्म ग्रंथ की पढ़ाई होती है तो सभी धर्मों के ग्रंथों की पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि महापुरुषों की जीवनी हम पढ़ाते हैं, उससे बच्चों को शिक्षा मिलती है, उनके चरित्र को अपने जीवन में उतार कर लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हम समझते हैं जिस महामानव को ये पूरी सृष्टि भगवान का दर्जा दिया है उसके जीवन चरित्र को पढ़ाने में कोई बुराई नहीं है। तमाम धर्म के लोगों के प्रति संवैधानिक व्यवस्था है सम्मान का, तो विषय वस्तु के संदर्भ को तय करने का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अधिकार है। कोई राजनीतिक संदर्भ इसके नहीं है।
कि राजनीति में हम कोई बात को मांग कर उस पर बजाबती कमेटी बनी हुई है, उस पर विमर्श होता है कि हमको बच्चों को कौन से पाठ्यक्रम दिया जाए जिससे बच्चों का मानसिक और बौद्धिक विकास हो। इसलिए दूसरे राज्य क्या करते हैं ये तो उनका मामला है। देखिए, रामचरितमानस एक अलग चीज है और राम जी का अपना मुकाम एक अलग चीज है। राम को तो हम लोग भी हीरो मानते हैं और ये देश सेकुलर है। अगर किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ाया जाए तो सारे धर्म ग्रंथ को पढ़ाया जाए, क्योंकि हमारा सेकुलरिज्म कहता है सबके धर्म का आदर, अपने धर्म का पालन। तो सबके धर्म का आदर अगर यहाँ पर बसने वाले सभी धर्मों के किताबों की पढ़ाई हो तो कोई एतराज नहीं है। बिहार के 3 साहित्यकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साल 2020 के लिए 3 भाषाओं के लिए बिहार के 3 साहित्यकारों को सम्मान मिला है। मैथिली भाषा के लिए डॉक्टर कमलकांत झा, हिंदी के लिए अनामिका और उर्दू के लिए हुसैन अल हक को सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में बिहार का डंका बजा है। 3 भाषाओं के अलग अलग साहित्यकारों को ये पुरस्कार मिला है। बिहार के डॉक्टर कमलकांत झा, अनामिका और हुसैन अल हक को उनकी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। मधुबनी के डॉक्टर कमलकांत झा को मैथिली लघु कथा गाछ रूसल अच्छी के लिए पुरस्कार मिला है। इस पुस्तक में पेड़ पौधों के महत्व को दर्शाया गया है। डॉक्टर झा की मैथिली में अब तक 25 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। वहीं जानी मानी कवियत्री अनामिका को हिंदी में उनकी कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थोरी गाथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अनामिका मुजफ्फरपुर की रहने वाली है, जबकि उर्दू के लिए हुसैन उल हक को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। गया के रहने वाले हुसैन उल हक को उर्दू उपन्यास अमावस में ख्वाब के लिए ये पुरस्कार मिला है। ये उपन्यास 3 दशक के बदलते परिवेश की कहानी पर आधारित है। हमारे जनजीवन में, खासकर बिहार और झारखंड में इतनी सारी विडंबनाएं बिखरी हुई हैं, उसमें स्त्रियों के साथ मुझे अभंग संवाद करने का मौका मिला। मैंने बुद्ध से काल्पनिक संवाद किया है अपनी इस कृति में, और आप जैसे जितने भी नवयुवक हैं उनसे हमें यही उम्मीद है कि उनमें बुद्धत्व के जो बीज हैं वो पूरी तरह अंकुर जाएं। पर्यावरण और मिथिला के जनजीवन पर ये दोनों विषय उसमें हैं। 27 कहानियों का वो संग्रह है जिसका नाम है गाछ रूसल अछि। मुख्य विषय है पर्यावरण, क्योंकि मेरा अपना भी एक हॉबी रहा है प्रारंभ से ही कि पेड़ पौधा अधिक से अधिक लगावें। आगे चलकर तो अब तो दुनिया भर में ये बात स्वीकृत हो गई है कि गाछ वृक्ष लगाना, पेड़ पौधा लगाना अति आवश्यक है पर्यावरण के लिए, अन्यथा हम लोग ऐसे ही तरह तरह के वैश्विक महामारी में मरते रहेंगे। बिहार की मिट्टी में जन्मे और पले बढ़े इन साहित्यकारों को लिटरेचर का सर्वोच्च सम्मान मिलने से पूरे प्रदेश को गर्व है। दिनकर और अरुण कमल के बाद अनामिका बिहार की तीसरी साहित्यकार हैं जिन्हें हिंदी के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। वैसे हिंदी कविता में योगदान के लिए अनामिका को राजभाषा परिषद पुरस्कार, साहित्य सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल और केदार सम्मान भी मिल चुके हैं। जबकि कमलकांत झा ने 1965 में एक नाटक लिखी थी घट कैती, जो बेहद लोकप्रिय हुई थी। इस नाटक को भागलपुर विश्वविद्यालय में करीब 10 सालों तक पाठ्यक्रम में शामिल भी किया गया था। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से विनीत की रिपोर्ट। खबरें लगातार जारी हैं, जल्द लौटते हैं।